दोस्तों, आज का दिन है ख़ास क्योंकि आज 4 योग है एक साथ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 योग क्या है। कुछ भी बोलूँ या फिर किसी तरह का डिस्कशन करूँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज का दिन है ख़ास और आज 4 है योग एक साथ, तो शुरू करते हैं। और किसी अन्य विषय पर चर्चा हम इस विषय बात करेंगे क्योंकि यह भी एक नॉलेजेबल टॉपिक है। सबसे पहला बात जो है वो है, आज तारीख है 21 जून और 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। कारण क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण होकर के जो हमारे भारत के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, उस कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और जिसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। एक ख़ास बात तो यह है। दूसरी ख़ास बात यह है कि आज 21 जून है और आज के दिन जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तीसरी ख़ास बात की अगर हम बात करें तो तीसरी ख़ास बात यह है, चलिए तीसरी ख़ास बात बताने से पहले चलिए, वैसे तो जानते ही होंगे आप लोग, आज जो है सूर्य ग्रहण लगा था और काफ़ी हद तक पूर्ण रूप से लगा हुआ सूर्य ग्रहण दिखाई दिया आज। और जो है चौथा ख़ास बात यह है कि पिता सभी के पूजनीय होते हैं और माता का दुलार और प्यार जहाँ एक और अपनी अहमियत रखती है, वहीं पिता का परवरिश का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हम सभी के लाइफ में। तो आज सबसे ख़ास बात यह है कि आज फादर्स डे है, तो आप सभी को अपने अपने पिता पे गर्व करना चाहिए। तो चलिए अब आप लोगों के सवाल लेने शुरू करते हैं, कुछ खास आया होगा तो। शिक्षा संध्या हाय सर कहती है हाय। राकेश कुमार हाय। शिक्षा संध्या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। धीरंजन कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राकेश कुमार कैसे हैं सर? जी मैं आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। राकेश कुमार कैसे हैं पूछते हैं, जवाब मैंने कह दिया कि मैं अच्छा हूं और आप लोगों के अच्छे होने का भी उम्मीद करता हूं। रितेश प्रियदर्शी सर, बहाली का क्या होगा? आप लोग भरोसा रखिए, मुझे भरोसा है कि सब कुछ ठीक रहा तो जो है बहाली अपने समय पर होगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निखुल कुमार सिंह, दूसरे स्टेट NIS वाले भी अप्लाई करेगा क्या? जी हाँ, कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करेंगे ही करेंगे। जो लोग सक्षम होंगे पहुंच पाने में या फिर पोस्ट के थ्रू, तो वो लोग तो करेंगे ही। हाँ, राकेश रंजन, कैंप की क्या उम्मीद है? देखिए, कैंप के विषय पे डॉक्टर रंजीत कुमार बार बार कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी, कैंप लगेगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस संदर्भ में जारी नहीं हुआ है, तो कंफर्म कह पाना अभी थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं तो हम फिलहाल उन पर भरोसा कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कैंप का नोटिफिकेशन निकालें। रितेश प्रियदर्शी, कल सीटर दिसंबर वाला केस करने जा रहा है। जाने दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उनके केस का कुछ भी प्रभाव इस नियोजन प्रक्रिया पर होने वाला है। जो बात होती है मैं क्लियर कह देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता होगा। शिक्षा संध्या सर, क्या नियोजन हो पाएगा टाइम पे? क्योंकि DLED प्रियोरिटी का मामला तूल पकड़ रहा है। देखिए, अभी तो मैं सभी कैंडिडेट से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस विषय को जो है शिक्षा विभाग पे छोड़ दिया जाए, वह क्या फैसला करती है, प्योरिटी हटाती है या प्योरिटी रहने देती है, यह शिक्षा विभाग पे छोड़ देना चाहिए। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ कैंप की मांग करनी चाहिए, क्योंकि कैंप लग जाने से चाहे वो DED
हो या बीएड हो, यानी कि डीएलएड हो या बीएड हो, सभी अभ्यर्थियों का भला संभव है। और अगर कैंप नहीं लगता है किसी कारण से, तो हर किसी का नुकसान होगा, चाहे वो डीएलएड है या फिर बीएड है। तो मेरा मानना यह है कि आपसी रंजन को भूल करके हमें कैंप की तरफ ध्यान देना चाहिए और कैंप लगवाने के लिए जो है विभाग पर रिक्वेस्ट करना चाहिए। और अगर किसी को ज्ञापन देना ही है तो कैंप के लिए दे, और डीएलएड और बीएड का जो है वह डिपार्टमेंट पे छोड़ दे, क्या कुछ करना चाहे जैसा वो ठीक समझे। लेकिन कैंप अगर नहीं लगा तो समझ लीजिए ये बहाली नाम मात्र की होगी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे से ऊपर हटके, अपने स्वार्थ से ऊपर हटके सभी लोगों का भला सोचे। किसी को भी जॉब मिले, लेकिन जॉब मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप सभी लोग कैंप के लिए समर्थन कीजिए। मैं लगातार कैंप के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। उस वीडियो को शेयर कीजिए। कल भी मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है बात पहुँचे। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के हम सभी को जो है कैंप की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कैंप लगेगा तो 100% बहाली हो पाएगी और बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। सभी डीएलएड कैंडिडेट का भी हो जाएगा और बहुत सारे बीएड कैंडिडेट का भी हो जाएगा। और कैंप अगर नहीं लगता है तो दोनों में से किसी का नहीं होगा। बहुत सारे डीएलएड के कैंडिडेट भी रह जाएंगे और बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट भी रह जाएंगे, क्योंकि बिना कैंप के मुझे इलेक्शन से पहले संपूर्ण बहाली संभव नहीं लग रही है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सुजीत कुमार सर, डीएलएड की जगह बिहारियों को प्रायोरिटी दी जाए। देखिए, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि यह संभव है। अगले नियोजन में शायद संभव हो पाए, जैसा कि रंजीत कुमार सिंह भी कह रहे थे। परवीन शेखावत सर 6 to 8 जनरल 64 क्या उम्मीद है, प्लीज़ बताएं। देखिए, मेरे बता देने से अगर हो जाएगा तो मैं तो यह चाहता हूं कि सभी लोगों का हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि पहले अपर मेरिट वालों को लिया जाता है, तो आपका होगा, ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज में कंपटीशन कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले लिस्ट में ना हो करके सेकंड लिस्ट में हो। और अगर कैंप लगता है तो निश्चिंत ही आपका पहले ही राउंड में हो जाना चाहिए, मेरा विचार है ऐसा। ए बी, आप सर बीएड किए हैं और अपना फ़ायदा के लिए बहाली फंसाने का काम करते हैं सर, वीडियो बनाते हैं क्या? देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है। आप जिस दृष्टिकोण से देखेंगे उसी दृष्टिकोण से मैं आपको दिखाई दूंगा। जब डीएलएड का प्राथमिकता का लेटर जारी हुआ था तो कैंडिडेट आपस में ना लड़े। मैंने जोरदार समर्थन किया था कि डीएलएड को लेकर के उस समय भी, कि डीएलएड को की प्रायोरिटी पर जो है इतना डिस्कस नहीं किया जाए, इतना लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है ये। और आज भी मेरे नज़र में यह इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा मैटर इसको बना दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। यह मैं मानता हूँ कि कुछ परिवर्तन होगा तो कुछ प्रभाव ज़रूर होगा, लेकिन डीएलएड के कैंडिडेट ही बहुत कम है। 15,000 के आसपास होंगे। एनआईएस डीएलएड को मिला लिया जाए तब भी बिहार में। अब रही बाहरी अभ्यर्थियों की बात, की बाहरी वाले आ जाएंगे, तो बाहरी वाले तो वैसे भी आने वाले थे। ये होता कि पहले बीएड वाले आते हैं, अब ज़्यादा डीएड वाले आ जाएंगे, इतना ही फ़र्क होगा। तो मेरे विचार में इस प्रायोरिटी का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होने वाला है। हाँ, हल्का प्रभाव ज़रूर मिलेगा। तो मैं जो है किसी एक पक्ष का कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के बात करता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने जिसका समर्थन किया है वह लोग तो मेरे फेवर में हो जाते हैं, लेकिन उसके अपोजिट लोग जो है मेरे विरोध में हो जाते हैं। जैसे मैंने सीटेट में 75 नंबर वालों का समर्थन किया था, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि आपका भी नंबर कम होगा, इसीलिए आप समर्थन कर रहे हैं। फिर मैंने एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट का समर्थन किया, तब लोगों ने कहा कि आप भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। जब डीएलएड को प्राथमिकता दिया गया तो मैं नहीं चाहता था अभ्यर्थी आपस में उलझे या इस मुद्दे को ज़्यादा बनाया जाए, तो मैंने डीएलएड के अभ्यर्थियों का समर्थन किया। तब लोगों ने कहा कि आप भी डीएलएड कैंडिडेट है। आज मैंने थोड़ा सा जो है एग्जैक्ट बात बता दी कि बीच में प्राथमिकता देना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है।
तो अब आप कह रहे हैं कि आप बीएड कैंडिडेट हैं। तो देखिए, मैं हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के और यही सोचता हूँ कि किसी के भी एक पक्ष के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ, सभी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नियोजन हो। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं दिल्ली में अच्छा खासा सेट हूँ, मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस नियोजन प्रक्रिया से। हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि अपना गाँव हर किसी को प्यारा होता है, तो मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है? अगर मुझे मौका, लेकिन नहीं मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग निजी स्वार्थ से आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर उठे सब लोग और इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें